हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हमको डिस्कस करने के लिए मेरे पास 4 स्टॉक्स है। तो चलो बिना देरी करते हुए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। उस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो अपना सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो इस स्टॉक में तब से फोकस है जब से इंटरेस्ट रेट कट करने की बात चल रही थी। तो मैं इस पे बहुत पहले ही एंट्री ले चुका था। 1710 के आसपास में मैंने इस पे एंट्री लिया था और टारगेट था इसका ऑल टाइम हाई 1935 रुपये। ठीक है, तो इसने अभी उसको ब्रेक कर दिया है। अब देखो, ब्रेक कर दिया है तो टारगेट अचीव हुआ है, और अगर मैंने इसको फ्यूचर्स में बाय किया होता तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता और चल देता। लेकिन जब मैं इसके बारे में और सर्च कर रहा था तो मुझको मनी कंट्रोल पे एक तो ये आर्टिकल देखने मिला जिसमें शेर खान जो है ये इसको 2350 का टारगेट दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है 2350 जाना, या फिर ये यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा? देखो, फिलहाल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अभी ये NBFCs कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज के फेवर में है। तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इनको सस्ते पे लोन मिल जा रहा है और ये सस्ते पे उस लोन को दे पा रहा है। तो इससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें अभी फेवर में ही काम कर रही है। तो फिलहाल यहाँ पर एंट्री लिया जा सकता है, बट अभी ये कैंडल जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल जो है ना, मैं ये अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आया हूँ, मैं तुमको डेली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। तो देखो, ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो इसके बाद वाली कैंडल जो है वो क्या इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाती है, या फिर वो ये ब्रेकआउट फेल कर देती है और वापस नीचे आ जाती है, और नीचे आने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट कर सकती है। तो फिलहाल इसके बाद वाली कैंडल जो कल बनेगी उस पर अपने को नज़र रखे रहना है। अगर वो कैंडल इसके ऊपर बनती है तो फिर भाई ट्रेड इस पर पॉसिबल है, और ये जहाँ तक जा सकती है बस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते अपन वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं होता है, ये वापस नीचे आ जाती है, तो फिर भाई इस स्टॉक को मैं भी सेल आउट कर दूंगा, एंड दैट्स इट। मैं भी इसको सेल आउट कर दूंगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें अब फेवर में ही काम कर रही है। फिलहाल ये देखो, ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है और ये इस पर ना भी बुलिश पिन एंड पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है अपने को। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद भाई इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि अपने को एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, तो बजाज फिनसर्व की तो ये बात है। अब अपन दूसरी कंपनी की बात करते हैं जो कि इसी का ही है, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो देख रहे हो अभी ये वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, बीच में आया था वॉल्यूम, अभी नहीं है। ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है। इसका एनालिसिस करते टाइम मैंने वीकली टाइम फ्रेम किया था। ठीक है, तो ये देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है
इस पे चार्ट पैटर्न जो बन रहा है वो असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ओके, इसके अलावा भाई ये भी, इस पे भी वो सारी चीज़ें लागू होती है जो बजाज फिनसर्व पे लागू होती है। इंटरेस्ट रेट कम होने का इस पे भी फ़ायदा होगा। हाँ, पर एक रिस्क फैक्टर ये है कि कुछ ऐसा ग्लोबल कंडीशन आ जाए, जैसे कि वॉर की सिचुएशन आ जाए इंडिया के लिए भी, तो भाई सारा स्टॉक गिरेगा तो ये भी गिरेगा। और दूसरा भाई सबसे बड़ा थ्रेट अभी जियो फाइनेंस है, क्योंकि जियो फाइनेंस के पास में इतना बड़ा कैपिटल है, और वो जब उसको लोन पे चढ़ाएगा तो उसको उस पैसे पे लोन नहीं देना, मतलब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जैसे कि बजाज फाइनेंस ये सब कंपनी क्या करते हैं, 9-10% पे लोन दूसरे से उठाते हैं और 15-16% पे दूसरों को लोन दे देते हैं, तो बीच का 4-5% इनका होता है। पर जियो फाइनेंस के पास में इतना बड़ा कैपिटल है कि वो कहीं और से लोन उठाएंगे नहीं, वो ऐसे ही दे देंगे। तो भाई कल को अगर न्यूज़ आती है कि जियो फाइनेंस 7% पे दे रहा है, तो सारी, मतलब सब लोन लेने वाले जियो फाइनेंस पे चले जाएंगे और इन पर कोई बचेगा ही नहीं। सबसे बड़ा थ्रेट वही है अभी। बट फ़िलहाल अभी वो आया नहीं है, जब वो आएगा तो भाई सारी फाइनेंस कंपनी गिरना चालू हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है जियो जब आया था तब क्या हुआ था बाकी सारी कंपनी उसके साथ। ऑल्दो हो सकता है ये बजाज फाइनेंस एयरटेल बन जाए फाइनेंस वर्ल्ड का, तो देखा जाएगा वो। देखो, इस पे अभी ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। जब ये अपना ये ऑल टाइम हाई 8,068 ब्रेक करेगा तब इस पे एंट्री लिया जा सकता है। फ़िलहाल अभी इस पे एंट्री नहीं ले सकते हैं, पर मैं स्टॉक पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा सिंगल रीज़न नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस फिर से गिरे। कंसोलिडेशन चल रही है, वो होता ही रहता है क्योंकि लोग बेचते और ख़रीदते रहते ही हैं। बट तगड़ा जो ये गिरने का वो है ना, वो नहीं दिख रहा है कोई भी रीज़न। उसके अलावा भाई शेर खान ने फिर से इस पे बाय का सिग्नल दिया है और इसका टारगेट प्राइस 9,940 दिया हुआ है। तो वही है, जब ये 8,068 का ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तब 1:2 का अपन टारगेट लेके चलेंगे और उसी के बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान होगा। इसके अलावा जो तीसरी जो कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है। और इस पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था, तो देखो ये जो ट्रेंड है वो ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा था, बट अभी ये डाउन ट्रेंड जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। ये देखो यहाँ पे है ना, तो इस डाउन ट्रेंड के ब्रेकआउट होने पे हमको एक ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल मिल जाती है। जो ब्रेकआउट कैंडल होता है ना, उस ब्रेकआउट कैंडल का पहला वाला कैंडल का लो ये होगा अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, ये होगा अपना स्टॉप लॉस। तो मैं तुमको वो चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये अपना, तो ये होगा अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल से। ठीक है, ये अब इसका जो है वो डबल, इसका जो डबल होगा वो अपना टारगेट होगा। तो आई हैव टू जूम इट आउट। ये ट्रेडिंग व्यू का कुछ इशू है या परेशानी है मुझे नहीं पता, पर ना जब मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ तब वो सही से होता नहीं है, पता नहीं क्यों। देखो, ये देखो, ये अजीब हो चुका है।
लेट मी फिक्स इट आउट। चलो कोई बात नहीं, हटाओ। ये अगर ऐसे ही चल रहा है तो इसको चलने दो। और ये देखो अब ज़्यादा ज़ूम हो चुका तो मेरे को तुमको बताने में भी आसानी पड़ेगी। तो भाई सीधी सी बात है, अपन इसका ये ले लेते हैं, ये वाला का लो, ये, और ये ब्रेकआउट कैंडल का ये अपन हाई यहाँ ले सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ तक लेता हूँ। ठीक है, ये अब इस चीज़ को उठा करके अपन इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, ये और इसके भी ऊपर एक और कैंडल। तो ये है अपना टारगेट 309 रुपये। 309 रुपये अपना टारगेट प्राइस है। ये जो टाइम फ्रेम है यार, अगर ये सही से काम करे तो सही है ना। देखो ये तो है अपना 7% टारगेट प्राइस है भाई। देखो ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर ही कैसा है समझ नहीं आ रहा मुझको। तो भाई वही है स्टॉप लॉस। हाँ जो है ये अपना स्टॉप लॉस भाई यहीं पे ही है, 278 रुपीज़ का अपना स्टॉप लॉस है और 310 रुपीज़ अपना टारगेट प्राइस है। फ्यूचर्स बेस पे ट्रेड करना है। और पर एक रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा क्या है पता है, अभी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक ना बड़ा अजीब परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही वोलेटिलिटी है उसके बीच में, तुम किसी को भी उठा के देख लो, GRSE, HAL, NASDAQ, बेल, सब में बहुत ज़्यादा ही वोलेटिलिटी है। ठीक है, तो रिस्क वहाँ पे है। अभी देखो यहाँ पे टाइम का खेल है कि क्या हो सकता है। मेरा इस पे अभी टारगेट जो है वो 309 रुपीज़ का चल रहा है। देखते हैं वो हिट होता है कि अपना 278 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो चीज़ अपन देखते हैं। और अब हम लास्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जिस पे मुझे उतना भरोसा नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, वो कंपनी है रेमंड इंडिया लिमिटेड। ये तो पता नहीं यार ट्रेडिंग में वो क्या हो गया, कैसे काम कर रहा है। इस पे जो है ना वो डबल टॉप बनता हुआ मेरे को दिख रहा है, और डबल टॉप बन रहा है ना, तो जब ये वाला 1819 रुपये का प्राइस जब ब्रेकआउट करेगा, अभी जो है इसकी प्राइस 1824 रुपये चल रही है, 1819 रुपये जब ये ब्रेक करेगा और उसके बाद वाली कैंडल भी ब्रेकआउट कैंडल के बाद बनेगी, तो इस पर शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। और जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके प्रीवियस वाले कैंडल से 1:2 का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। बट मैं बस चाहता हूँ कि ये इसको ना ब्रेक करे, क्योंकि मैंने इसको कैश इक्विटी में बाय करके रखा हुआ है, और अगर ये उसको ब्रेक करेगा तो ये चांसेस है कि और नीचे जाओ और मेरा पैसा इस पर फंसा हुआ रह सकता है। तो बस ना करे तो सही है, लेकिन अगर कर दिया तो फिर मुझको इसको फ्यूचर्स पे बाय करना पड़ेगा और शॉर्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं मतलब शॉर्ट सेलिंग थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा रिस्की लगता है। अगर मैं किसी को बाय करता हूँ और उसको होल्ड करके रखे रहता हूँ ना, तो वो मेरे को थोड़ा सा कम रिस्की लगता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग करना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लगता है। एनीवे इस पर भी नज़र बनी हुई है। इसके गिरने के चांसेस एक और क्या है, इसका ना कुछ
मतलब इसका टेक्सटाइल बिज़नेस और इंजीनियरिंग बिज़नेस जो है ना वो अलग अलग होने वाला है। तो अगर ऐसा अलग अलग होता है तो भाई चांसेस है इसकी प्राइस और गिर जाए। तो अब जो होगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा क्या होता है। जब ये ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे एंट्री हो सकती है, और अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये कंसोलिडेट करते हुए देखते हैं उस टाइम पे क्या चार्ट पैटर्न इस पर बनता हुआ अपने को देखने मिलता है। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुमको ये पसंद आई होगी, और मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई भी बायस है कुछ भी रिकमेंडेशन मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।